नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किया। कहा, ये नीति भारत में कुशल आवागमन व्यवस्था के लिए व्यापक प्रयास। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा, देश के युवा को कौशल, पुनर्कौशल और कौशल में वृद्धि को अपना नया मंत्र बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। प्रधानमंत्री ने कहा, चीता परियोजना पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में सरकार का एक प्रयास। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान मुंबई के जुहू समुद्र तट पर सबसे बड़े तटीय सफाई अभियान के साथ संपन्न। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंदन रवाना। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भाग लेने के लिए कल अमरीका रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर देश भर में 15 दिवसीय रक्तदान शिविर शुरू। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय माल परिवहन नीति भारत में आवागमन व्यवस्था की दक्षता बढ़ाने का एक व्यापक प्रयास है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में देश ने विकसित भारत के निर्माण की ओर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। भारत में लास्ट माइल डिलीवरी तेजी से हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां समाप्त हो, हमारे मैन्युफैक्चरर्स का, उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे। उसी प्रकार से हमारा जो एग्रो प्रोडक्ट है, विलंब के कारण उसकी जो बर्बादी होती है, उससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, इन सारे विषयों का समाधान खोजने का एक निरंतर प्रयास चला है और उसी का एक स्वरूप है आज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस नीति के शुभारंभ और चीतों के पुनर्वास के बीच एक संबंध है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि देश की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था चीते की गति के समान चले। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति पिछले 8 वर्षों के विचारों, परिकल्पना और रणनीतिक योजना का सामूहिक प्रयास है। उन्होंने कहा कि भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की परिकल्पना दुनिया भर में गूंज रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी नीति देश की प्रगति का आधार होती है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हर क्षेत्र के लिए बहुत ही नई ऊर्जा लेकर के आई है। आप सभी जानते हैं, पॉलिसी अपने आप में परिणाम नहीं होती है, पॉलिसी प्रारंभ होती है और पॉलिसी प्लस परफॉर्मेंस इज इक्वल टू प्रोग्रेस। यानी पॉलिसी के साथ परफॉर्मेंस के पैरामीटर हो, परफॉर्मेंस का रोड मैप हो, परफॉर्मेंस के लिए टाइमलाइन हो, ये जब जुड़ जाती है तो पॉलिसी प्लस परफॉर्मेंस इज इक्वल टू प्रोग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने सेवा वितरण के साथ अपनी विकास क्षमता में समय पर सुधार किया है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश बदल रहा है जी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर होते भारत की गूंज सिर्फ भारत में नहीं, बाहर भी सुनाई देती है। आज भारत एक्सपोर्ट के बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। पहले तो ये तय करना ही बड़ा कठिन रहता है, इतना बड़ा, पहले तो इतना था, अब एकदम ऐसा। लेकिन एक बार तय हो जाए तो देश कर भी देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ई-लॉग्स डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यवस्था औद्योगिक संगठनों की समस्या निपटारे में कारगर साबित होगी। ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, ई-लॉग्स
नाम से भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से इंडस्ट्री एसोसिएशंस ऐसे किसी भी मामले को जिससे उनके ऑपरेशंस और परफॉर्मेंस में समस्या आ रही है, उसे सीधे सरकारी एजेंसी के साथ उठा सकती है। यानी बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में विदाउट एनी हर्डल सरकार के दरवाजे तक खत आपको पहुंचाने की व्यवस्था बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ा। 1952 में चीतों को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इन चीतों को विश्व की सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना के तहत भारत लाया गया है। चीतों को प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाना भारत के वन्य जीवन और इनके प्राकृतिक ठिकानों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों का एक हिस्सा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी अलग अलग क्षेत्र नहीं है। आज दुनिया में जब भी प्रकृति और पर्यावरण की बात होती है तो इसमें सतत विकास का उल्लेख अवश्य होता है। जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहाँ का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहाँ इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि चीता पुनर्वास के लिए कार्य योजना तैयार की गई और भारत के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के विशेषज्ञों के साथ मिलकर व्यापक शोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में सरकार बनने के बाद देश में लगभग 250 नए संरक्षित क्षेत्र जोड़े गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों के लिए नई संभावनाएं सृजित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। श्री मोदी आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के सम्मेलन सशक्त नारी शक्ति समर्थ भारत को संबोधित कर रहे थे। आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 बहनें जनप्रतिनिधि के रूप में चुनी गई है। ये बड़े बदलाव का संकेत है। आजादी की लड़ाई में सशस्त्र संघर्ष से लेकर सत्याग्रह तक देश की बेटियां किसी से पीछे नहीं रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से हम हर जिले के स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने में हर संभव मदद की गई है। आज देश भर में 8 करोड़ से अधिक महिलाएं इस अभियान से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के 9 लाख से अधिक छात्रों के कौशल दीक्षांत समारोह के अवसर पर इतिहास रचा गया है। उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशल में वृद्धि को अपना नया मंत्र बनाना चाहिए। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आईटीआई के कौशल दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर छात्र नवाचार के पथ पर अपने नए कौशल के साथ पहला कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने भगवान विश्वकर्मा से प्रेरणा लेकर विभिन्न कौशल आधारित योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश एक बार फिर कौशल को पहचान रहा है और कौशल विकास पर बराबर बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कौशल विकास के साथ साथ युवाओं में व्यवहार कुशलता का होना भी आवश्यक है और आईटीआई में अब इस पर विशेष बल दिया जा रहा है। विश्वकर्मा जयंती भगवान विश्वकर्मा के जन्मोत्सव के रूप में हर साल कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है।
भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला वास्तुकार कहा जाता है। बाबा विश्वकर्मा की जयंती आई है, बाबा विश्वकर्मा की जयंती आई है। सारे भक्तों के दिल में देखो खुशियाँ छाई है, सारे भक्तों के दिल में देखो खुशियाँ छाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद के परेड ग्राउंड में हैदराबाद मुक्ति दिवस के वर्ष भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 75 वर्ष बाद तेलंगाना की धरती पर पहली बार आधिकारिक तौर पर मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने में शर्म महसूस करते हैं क्योंकि उनके मन में अभी भी रजाकारों का डर है। गृहमंत्री ने कहा कि 75 साल से सत्ता में रहने के बावजूद वोट बैंक की राजनीति के कारण मुक्ति दिवस मनाने की हिम्मत नहीं की गई। उन्होंने हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाने के लिए निजाम की सेना और रजाकारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू करने का निर्णय करने के लिए भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किया। कहा, ये नीति भारत में कुशल आवागमन व्यवस्था के लिए एक व्यापक प्रयास। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कौशल दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। श्री मोदी ने कहा, देश के युवा को कौशल, पुनर्कौशल और कौशल में वृद्धि को अपना नया मंत्र बना लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए लगातार काम कर रही है। नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। प्रधानमंत्री ने कहा, चीता परियोजना पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में सरकार का एक प्रयास। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान मुंबई के जुहू समुद्र तट पर सबसे बड़े तटीय सफाई अभियान के साथ हुआ संपन्न। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंदन रवाना। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भाग लेने के लिए कल होंगे अमरीका रवाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर देश भर में 15 दिवसीय रक्तदान शिविरों का आयोजन। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देखते हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथभाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज लंदन के लिए रवाना हुई। ब्रिटेन की पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को निधन हो गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के 70 वर्षों के शासनकाल में भारत ब्रिटेन के संबंध काफी विकसित और मजबूत हुए हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार सोमवार को ब्रिटेन के स्थानीय समय के अनुसार
सवेरे 11 बजे किया जाएगा। अंतिम संस्कार 753 वर्ष पुराने चर्च वेस्टमिंस्टर एब्बे में होगा। इस चर्च में पारंपरिक रूप से शाही लोगों की शादी और अंतिम संस्कार किया जाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भाग लेने के लिए कल अमरीका रवाना होंगे। डॉक्टर जयशंकर 28 सितंबर तक अमरीका की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में न्यूयॉर्क में डॉक्टर जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का इस वर्ष का विषय है एक ऐतिहासिक क्षण, आपस में जुड़ी चुनौतियों के परिवर्तनकारी समाधान। विदेश मंत्री 4 देशों भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी के समूह की मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी भी करेंगे। डॉक्टर जयशंकर बहुपक्षवाद को फिर से मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार प्राप्त करने के लिए L69 समूह की उच्चस्तरीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इस समूह में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील देश और कैरेबियन द्वीपों सहित छोटे द्वीपीय देश भी शामिल हैं। इस समूह का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में प्रधानमंत्री की कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ चलाए जा रहे राष्ट्र निर्माण के कार्य निरंतर आगे बढ़ते रहने की कामना की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री मोदी के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण और प्रेरणादायक नेतृत्व के कारण देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन सेवा और समर्पण का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में राजनीति को एक नया आयाम दिया है और गरीबों की खुशहाली को प्राथमिकता दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने श्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर देश भर में एक 15 दिवसीय रक्तदान अभियान शुरू किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देशव्यापी विशाल स्वैच्छिक रक्तदान अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लोगों से बढ़ चढ़कर रक्तदान करने का आह्वान किया है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि रक्तदान राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति करता है और समाज तथा मानवता की महान सेवा भी है। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आज रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में जागरूकता को और बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई अन्य नेताओं ने श्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज से राज्य भर में सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। इस दौरान पार्टी स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, स्वच्छता और टीकाकरण अभियान चला रही है। इस अभियान में राज्य सरकार के कई मंत्रियों और भाजपा पदाधिकारियों ने रक्तदान अभियान में भाग लिया। स्वास्थ्य मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी उनका जन्मदिन मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री मोदी के लिए गंगा नदी के तट पर विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और आरती का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के समारोह के हिस्से के रूप में सेवा दिवस पर एनआईडी फाउंडेशन और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के साथ चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट ने मुफ्त मेगा मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि थीं। श्रीमती ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उन्होंने विशाल चिकित्सा शिविर के लिए आयोजकों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई है। ये नीलामी 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस दौरान 1222 उपहारों की नीलामी की जाएगी।
संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि श्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो नमामि गंगे के माध्यम से गंगा नदी के संरक्षण के शुभ कार्य के लिए सभी उपहारों की नीलामी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उपहारों का मूल्य 100 रुपये से 5 लाख रुपये तक है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के इस विवादित बयान का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से नहीं हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी गलतियों से सीख नहीं ली है। उन्होंने कहा कि भले ही अंग्रेजों ने देश छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस उनकी फूट डालो और राज करो की विचारधारा पर ही चल रही है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान आज मुंबई के जुहू समुद्र तट पर संपन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा भारत के विजन एट 2047 को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वे आज अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर मुंबई के प्रसिद्ध जुहू तट पर सबसे बड़े तटीय सफाई अभियान को संबोधित कर रहे थे। समुद्र तटों की साफ सफाई पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कम इस्तेमाल होने वाली समुद्री संसाधनों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। डॉ सिंह ने बताया कि समुद्र से 15,000 टन प्लास्टिक कचरे को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े विभिन्न विषयों पर आकाशवाणी लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। रविवार 18 सितंबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बुजुर्ग और बच्चे। कार्यक्रम सुनने के लिए जुड़िए हमारे साथ रविवार 18 सितंबर रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से करोड़ों लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारियां देता है। आज की कड़ी में हम आपको भारत में सिलिकॉन क्रांति के बारे में जानकारी देंगे। भारत आउटसोर्स सॉफ्टवेयर और सहयोगी सेवाओं के लिए एक प्रमुख स्थल रहा है। 1980 दशक के उत्तरार्ध से इसने देश की संपत्ति में वृद्धि की, रोजगार प्रदान किए और शहरीकरण को बढ़ावा दिया। वर्ष 2014 से केंद्र सरकार के नीतिगत प्रोत्साहन ने स्टार्टअप और नवाचार संस्कृति को बढ़ावा दिया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत वर्ष 2015 और 2019 के बीच अपनी रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार करते हुए 81वें स्थान से 52वें स्थान पर आ गया है। वर्ष 2019 में देश प्रौद्योगिकी लेन देन के लिए निवेश आकर्षित करने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर था। सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर पवन दुग्गल ने कहा है कि पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को विशिष्ट रूप से विकसित किया है। In the coming time, this IT sector is going to play a central lifeline role in the life of the nation, because as more and more Indians have come onto the digital bandwagon, and as new technologies will go ahead and redefine India's progress, given the fact that India has emerged as the second and now most populous nation in the world, the IT sector will effectively be leading the nation in terms of thought leadership, in terms of its contribution to excellence, and in terms of contributing toward modernization, digitization of almost all sectors of human activity. And I see India to be
a role model for large number of other countries who want to see how a nation can actually model its IT sector for its future growth and progress. मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIT और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे प्रमुख संस्थानों में 75 से अधिक स्टार्टअप सहायता केंद्र स्थापित करने की पहल में भागीदारी करने के लिए सहमत हुए हैं। कई कंपनियां बेंगलुरु, चेन्नई, गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, पुणे, त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर रही हैं। वर्ष 2014 में बहुत कम कनेक्टिविटी वाला भारत 560 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया का दूसरा सबसे अधिक कनेक्टेड देश बन गया है। स्मार्टफोन का उपयोग करने वालों की संख्या 5 वर्ष पहले के 86 मिलियन से बढ़कर वर्तमान में 450 मिलियन हो गई है। इस सफलता दर ने करियर पथ के रूप में डिजिटल उद्यमिता में रुचि को प्रोत्साहित किया है, जैसा कि भारत में युवा लोगों के हालिया सर्वेक्षण से संकेत मिलता है। उत्तरदाताओं में से 1/3 लोगों ने उद्यमिता में करियर के रूप में रुचि दिखाई है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले के हाजिन इलाके में पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर प्रवासी मजदूर की हत्या का मामला सुलझा लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहम्मद जाहिद ने कहा कि 12 अगस्त की मध्यरात्रि को आतंकवादियों ने बिहार के एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद ये मामला सुलझा लिया गया। ये आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा संगठन से जुड़े हुए हैं। सर्बिया के बेलग्रेड में आज विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के बजरंग पुनिया को 65 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। पुनिया को अमेरिका के जॉन डियाको मिहालिस ने 10-0 के स्कोर के साथ तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया। भारत और इंग्लैंड के बीच महिला क्रिकेट की 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल होव में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले 3 2020 मैचों में भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री माणिक राव गावित के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि माणिक राव गावित सबसे अनुभवी सांसदों में से एक थे और उन्होंने जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रयास किए। श्री मोदी ने उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि विधि और न्याय मंत्रालय कागज रहित कामकाज को बढ़ावा देने तथा न्यायिक कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार काम कर रहा है। श्री रिजिजू ने उदयपुर में आज 2 दिवसीय उभरते कानूनी मुद्दे 2022 सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में न्यायालयों का डिजिटीकरण किया जा रहा है। इससे जनता को अपने मुकदमों की जानकारी मिल सकेगी और समय पर न्याय मिलेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि अदालतों में लंबित 4 करोड़ 80 लाख मुकदमों को निपटाने के लिए न्याय प्रणाली को प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया। कहा ये नीति भारत में कुशल आवागमन व्यवस्था के लिए व्यापक प्रयास। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा देश के युवा को कौशल, पुनर्कौशल और कौशल में वृद्धि को अपना नया मंत्र बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। प्रधानमंत्री ने कहा चीता परियोजना पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में सरकार का एक प्रयास। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान मुंबई के जुहू समुद्र तट पर सबसे बड़े तटीय सफाई अभियान के साथ संपन्न। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंदन रवाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर देश भर में 15 दिवसीय रक्तदान शिविरों का आयोजन।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।